सुपरवाइजर, वर्कर्स और एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ आने का पर्पस है कि हम लोग अभी D17 से D18 पैनल में टोटल लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट्स का सेल्वेजिंग करेंगे, जो कि हर साल हम लोग लगभग करते ही हैं। तो इस बार थोड़ा सिचुएशन अलग है कि बीच में हम लोग का जो D18 का बॉटम गेट जिसमें RS2 हम लोग पैनल चला रहे थे, गेट रोड चल रहा था, वो हम लोग सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो फिर 50 मीटर ऊपर हम लोगों ने फिर दूसरा पैनल का स्टार्ट किया। तो सुमित आपको दिखाएंगे सेल्वेजिंग का जो हम लोग का रूट रहेगा और हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है इस सेल्वेजिंग के दौरान, क्योंकि ये काफ़ी सीवियर काम है, हम लोग हर साल कर रहे हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो किसी में कि हाँ हम लोग करते हैं, जानते हैं, जो प्रिकॉशंस लेने हैं उसको लेना है। और चाहे थोड़ा समय विलम्ब होगा लेकिन सेफ्टी के साथ काम करना है। तो सबसे पहले हम सुमित से आग्रह करेंगे कि सेल्वेजिंग पे जो PPT बना है उसको आप लोग को दिखाएं, फिर आगे हम लोग वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है जिसको कि हम लोग यहाँ रेज करेंगे और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, हम लोग मिल बैठ के उस पर बात करेंगे। आज उपस्थित सभी सज्जनों के साथ मैं सुमित कुमार, उप प्रबंधक जनरल, आप लोग का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। और बिना समय को व्यस्त किए हुए लोग चलते हैं अपने PPT की ओर। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है कि सेल्वेजिंग D70 से D18 तक का। तो ये काफ़ी एक हैवी मशीनरी को हम लोग जो उठा के यहाँ से दूसरे पैनल लेके जाएंगे, तो इसमें छोटा छोटा चीज़ को अगर हम लोग इग्नोर करते हैं तो वो एक बड़ा एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके लिए हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, हर एक कार्य का स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज जानेंगे कैसे करना है, और फिर बाद में उसका चर्चा करेंगे। पहले का कोई एक्सीडेंट हुआ या पहले का कोई इंजन पीस हुआ उसको आखिर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कि सेल्वेजिंग चैम्बर का जो हमारा ये लेआउट है, सेल्वेजिंग रूट का ये हमारा पैनल है जो D17 है, जो कि यहाँ पे आके रुका हुआ है। तो इसमें हमारा ये रूट इस तरीके से रहेगा। पहले D17 बॉटम गेट, फिर 8 राइट से उठ के जाएंगे D18 बॉटम गेट पे, फिर वहाँ से करीब 250 मीटर का लेवल में रास्ता तय करके फिर 9 राइट में उठेंगे और फिर वहाँ से नया फेज पे जाके अनलोडिंग होगा। तो इसमें कुछ जो डिस्टेंस मेजरमेंट है, लगभग 1.3 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस हम लोग तय करेंगे। तो इसमें पहला स्टेप होता है सेल्वेजिंग चैम्बर बनाना। सेल्वेजिंग चैम्बर बनाने के लिए हम लोग जो लास्ट पॉइंट होता है उसमें 12 मीटर का सपोर्ट करते हैं। तो जो क्रॉस सेक्शन व्यू अगर देखते हैं तो ये हम लोग का सेल्वेजिंग चैम्बर का है। इसमें कुछ जो पीछे का भी है, इसको कि कटिंग के दौरान हम लोग यहाँ से वायर लगा के सपोर्ट करते हैं। इसमें जो ये पूरा 12 मीटर का जो सपोर्ट करते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है ये हम लोग का है कि जो सामने वाला पार्ट है जहाँ पे मेन वर्किंग होगा, और ये वाला पार्ट है जो कैनोपी से सपोर्टेड है। लेकिन उसके ऊपर भी और उसके पीछे भी ये बोथ साइड का पार्ट है, इसमें भी हम लोग अच्छे से सपोर्टेड किया हुआ है। इसमें मेन ध्यान ये है कि जो इस वाले पार्ट में अच्छे से इसको अच्छे से सपोर्ट करने के लिए 2.4 का रूट बोल्ट किया गया है, और बाकी सब जो है इसमें 1.8 का रूट बोल्ट किया हुआ है। और PRS से आगे और PRS के पीछे 2 लाइन WS स्ट्रैप के साथ सपोर्ट किया गया है। जो इक्विपमेंट है उसको किस ऑर्डर में निकालना है, तो उसका जो ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले BSL रहेगा, BSL के बाद क्रेशर के बाद AFC के बाद सीयर, और फिर पावर सपोर्ट, हाइड्रोलिक प्रोप, और उसके बाद जो विंग्स जो उसके लिए किया गया है उसका केबल और स्विच वगैरह आखिरी में निकालना है। डिस्पेंडली करने से पहले ध्यान रखेंगे कि दोनों तरफ अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो, और AFC निकालने से पहले उसका चेन निकालना होता है। तो चेन निकालने के लिए 30 मीटर पर उसको काट के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करके उसको निकालना है। जो AFC का जो पार्ट है तो उसमें मेन गेट का जो ड्राइव हो गया, ड्राइव के बाद फ्रेम हो जाता है, फ्रेम के बाद ट्रांजिशन पैन होता है जिसको हम लोग ग्रेडियंट पैन भी कहते हैं, और उसके बाद लाइन पैन, फिर उसके आखिरी में टेल गेट का सेम जो है वो निकलेगा।
हाँ बोलिए। इसमें प्रिकॉशंस ये लेना है कि जब भी खींचने के लिए या बांधने के लिए जो भी चेन का यूज कर रहे हैं, वो चेन का स्ट्रेंथ इतना होना हाँ, चाहिए ठीक। कि वो टूटे ना। उसके बाद अगर किसी सामान को उठाना है या उसको नीचे करना है तो उस बोल्ट का चेन करना है कि जो उसके जस्ट ऊपर रहे। ऐसा नहीं कि इधर उधर का कर रहे हैं फिर वो एंगल बन रहा है, फिर नीचे कर रहे हैं तो वो स्विंग हो रहा है। इस तरीके से जस्ट उसके ऊपर जो बोल्ट है उसका चेन करना है। और इसमें मेन रोल है सुपरवाइजर का। उनको विशेष ये ध्यान देखना है कि जो बोल्ट में हम एंकरिंग किए हैं रोड के कारण उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, तो वो डिफॉर्म होके कब टूट रहा है नहीं टूट रहा है उसका विशेष उसको ध्यान देना है। और उसमें एक और ध्यान देना है कि जब लोड को उठाए या नीचे करे तो वो स्विंग या रोटेट ना हो, इस तरीके से उसको बांध के रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है शेयर का डिसमेंटल, तो हम लोग डबल ड्रम का यूज़ करते हैं। तो उसमें पहले ड्रम हटाना है, ड्रम के बाद आर्म हटाना है, आर्म के बाद उसका हाइड्रोलिक सिस्टम हाइड्रोलिक यूनिट है वो हटाना है। फिर सेम प्रोसीजर को उल्टे तरीके से बॉटम साइड के लिए करना है, क्योंकि ये ऊपर नीचे दो यूनिट होता है, सेम यूनिट ऊपर सेम यूनिट नीचे। इसमें मेन प्रिकॉशन ये रखना है कि किसी चीज़ को अगर हवा में रखना है तो हवा में रखना है तो पहले नीचे अच्छे से उसको सपोर्ट दे देंगे। ऐसा नहीं कि अगर किसी चीज़ के अंदर घुस के अगर काम करना है तो पहले उसको सिल्ली वगैरह डाल के अच्छे से कर देंगे, फिर ऊपर चेन बांध दीजिए। मतलब कि डबल प्रिकॉशंस लेते हैं तभी कोई आदमी बन नहीं जाएगा। कोई हैवी मटेरियल को हैंग करके रखे हैं तो नीचे से सपोर्ट कर देना है, तब उसके नीचे कुछ तब उसके नीचे घुसना है। और इसमें भी वही यूज़ करना है, जो चेन और बोल्ट का एंकरिंग कर रहे हैं उसको वाइजली चूज करना है। ऐसा नहीं कोई भी पतला चेन दे दिए चाहे कुछ दे दिए, उस ढंग का कोई काम नहीं करना है। और ये तो करना है कि रोटेशन और स्विंग ना हो उसमें। यारेस का लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन और जो अनलोडिंग है, तो जहाँ पे हम लोग का लोडिंग पॉइंट हो गया या अनलोडिंग पॉइंट हो गया वहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट करके रखना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग उस बोल्ट को यूज़ करते हैं उस पर चढ़ाने के लिए, जैसे कि गरगट्टा लगा दिए या उसमें से बांध के कुछ खींच रहे हैं, चेन पुली चला रहे हैं उसमें बांध करके, तो वहाँ कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट रहना चाहिए। और पावर सपोर्ट का जो कंडीशन है कि हॉर्स वगैरह लीकेज नहीं हो, अच्छे से मेंटेन हो, कहीं पे कोई तरीके का वो दिक्कत ना हो कि कहीं पलट जाए या कुछ इस तरीके से करे, तो उसका सारा कनेक्शन वगैरह हो गया वो सब वेल मेंटेन होना चाहिए। और कहीं पर अगर लूज कोयला दिख रहा है तो उसको क्लीन करते हुए रखना है। मतलब जो भी हम लोग का वर्किंग एरिया है उस वर्किंग एरिया में कोई लूज कोयला नहीं रहना चाहिए। जो भी पुली यूज कर रहे हैं अच्छे तरीके से एंकरिंग रहना चाहिए। पावर सपोर्ट का जो मूवमेंट एरिया है उस एरिया में किसी को आगे या उसके डीप साइड तरफ या उसका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कोई ना रहे। और सपोर्ट को अगर टर्न करना है तो टर्न करते समय भी अच्छे तरीके से उसको बोल्ट को टाइट करना है और मजबूत चेन से उसको खींचना है। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले पावर को डिस्कनेक्ट करना है, उसका डिस्चार्ज चेक करना है, फिर जो अर्थ लीकेज का वायर है उसको इंगेज करना है, उसके बाद ही कुछ काम करना है। और उसमें जो टैग रहता है लॉकआउट टैग आउट का वो टैग यूज करना है उसको। और पावर और बोल्ट का यूज करना है। ऐसा नहीं कोई टूटा हुआ चेन है उसी को बांध रहे हैं, कोई छोटा सा बोल्ट लगा दिए वो स्लिप हो जाए। और रोप जो है रोप का इंस्पेक्शन बीच बीच में करते रहना कि उसमें कोई स्ट्रेंथ टूटा ना हो, उसका कोई वायर ना टूटा हो। शिफ्ट के पहले, शिफ्ट के आखिरी में या शिफ्ट के दौरान
काम के दौरान हमें नजर रखना है। और जब भी अगर कोई ट्रॉली डिलेड होता है तो कॉलेज को इमीडिएटली स्टॉप करना है और जो भी वहाँ के सुपरवाइजर है उनको इन्फॉर्म करके फिर उसको डिलेल करने का अरेंजमेंट लगाना है। जब भी कोई हॉस्टिंग करना है तो चेन और एंकर बोल्ट जब भी किसी काम को करे तो पहले उनको एक जज कर लेना है कि अगर इस काम में कोई गड़बड़ होता है तो कितना दूर तक वो फैल सकता है, भाग सकता है, कोई सामान गिर सकता है तो कहाँ छिटक सकता है। तो उस तरीके से उसको अपना एक सेफ पोजीशन चूज करना है और उस पर वहाँ खड़ा होकर अपना काम करवाना है, काम को सुपरवाइज करना है। ये इंस्टॉलेशन चेम्बर है, इसका लेआउट है D18 इसका, जिसका 105 मीटर का लंबाई है फेस का, तो लगभग 73 PRS इसका यूज हो रहा है। तो इंस्टॉलेशन का सीक्वेंस ये रहेगा कि जैसे बेल्ट कन्वेयर तो पहले से ही आता है, उसमें बस टेल एंड ड्रम को पीछे कर देते हैं। अगर कोई पंपिंग स्टेशन बनाते हैं तो उसको रखते हैं और जो ये वाला पार्ट है जो और आखिरी में सीएरएल का इंस्टॉलेशन और फिर पावर सप्लाई के लिए जो कनेक्शन करना है होस्ट का वो कनेक्शन हो गया और सिंगल कम्युनिकेशन करके टेस्ट करके फिर अपना नया फेज चालू करते हैं। तो AFC BSL पे इंस्टॉलेशन में ये हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर लिफ्टिंग अरेंजमेंट। प्रॉपर लिफ्टिंग अरेंजमेंट का ये मतलब है कि चेन पुली हो गया, अब PRS को उठाना है तो 2 टन का यूज़ कर रहे हैं, 5 टन का यूज़ कर रहे हैं, वैसा नहीं। जो स्टैंडर्ड है कि 10 टन का चेन पुली यूज़ करके फिर उठाना है तो वही करना है। ट्विस्टिंग ऑफ चेन्स का ध्यान रखना है कि वो ट्विस्ट ना हो। ये AFC वाला चेन है और फ्लाइट बार सारा सीधा है, इसका ध्यान रखना है। ओवरलैपिंग ऑफ पैन, इसमें जब 2 पैन को आपस में कनेक्ट करना है तो ऐसा नहीं रहे कि वो ओवरलैप हो जाए, तो प्रॉपर तरीके से बिना ओवरलैपिंग का सही तरीके से देख के उसको वहाँ खड़ा रह के करवाना है। जो भी सुपरवाइजर वहाँ रहेंगे उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पैन ओवरलैप ना हो। और सीएरएल के इंस्टॉलेशन में जो है जो पहले तो उसका ट्रांसपोर्टेशन सीक्वेंस में होना चाहिए और लिफ्टिंग और होस्टिंग अरेंजमेंट को इंश्योर करना है कि वो सही तरीके का है कि नहीं। जैसे कि बोले कि चेन पुली अगर यूज़ करना है तो प्रॉपर रेटिंग वाला चेन पुली यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि कम रेटिंग वाला यूज़ कर रहे हैं। अभी सामान उठाना है और 2 टन का चेन पुली आपको कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, बस चेन टूटेगा और काम में डिले होगा। कोई भी व्यक्ति काम करवाएगा चाहे काम करेगा सेफ प्लेस पे रह के करेगा और एक निश्चित दूरी बना के रखेगा। और ट्रायल के समय जो भी पावर को कट करेगा वही जब पावर मांगेगा तभी पावर को चार्ज करना है। ऐसा नहीं कि कोई पावर काट कर कोई काम कर रहा है, किसी को कुछ मन किया चलो यार पावर चालू करो हम ये काम करेंगे, तो पावर चालू करने से पहले जो काटवाया है उससे एक बार इंश्योर होना है कि पावर चालू दे या ना दे। पावर सपोर्ट में ये प्रिकॉशंस लेना है कि जो भी उसका मूवमेंट एरिया है उस मूवमेंट एरिया में नहीं आना है। जैसे कि अगर हमेशा हम लोग डीप राइट से डीप की ओर उसका मूवमेंट करते हैं तो जब भी मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग या तो उसके राइट साइड में खड़े रहे या फिर बॉटम गेट के साइड में आके खड़े रहे। कोई आदमी उस एरिया में नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो चेन से उसको खींचा जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद स्लाइड करने लगता है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स का जरूरी नहीं होता है, वो खुद 5 मीटर स्लाइड करके चला जाएगा, कभी लेफ्ट तरफ है तो राइट की तरफ स्लाइड करके चला जाएगा। तो इसलिए उस एरिया में कहीं नहीं रहना है। और जब भी आप PRS को पोजीशन करेंगे तो उसका 50% एटलीस्ट वो खुला हुआ रहना चाहिए।
ताकि उसका वो पलटेगा। जब भी हाइड्रोलिक होस का कनेक्शन करेंगे या पाइप्स का या नॉज का, वो प्रोपर लोकेशन पे ही करेंगे, जो उसका लोडिंग पे जहाँ पे उसको इरेक्ट करना है उस पॉइंट पे। और उसके बाद जो भी ये एक्स्ट्रा हॉसेस वगैरह सबको हैंग करके रखना है, और कोई भी लूज कनेक्शन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि यूपिन लगा रहे हैं तो आधे लगाएं आधा छोड़ दिए बाहर ही, प्रॉपर तरीके से उसका तो कनेक्ट करना है। और एक चीज़ है कि कोई भी सपोर्ट सही तरीके से खड़ा हो, ऐसा ना हो कि एक खड़ा है उसके नीचे दूसरा जाके वो कनेक्ट हो रहा है, तो सीधा को ऐसा करना है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में तो जो केबल है, केबल को अच्छे से हैंग करके रखना है और प्रॉपर हाइट पे उसको रखना है, और डिफरेंट केबल्स को आपस में इसी तरीके से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करना। उसका जो मिड कपलर हाफ कपलर जो है उस तरीके से उसको यूज़ करना है। और लॉकआउट टैग आउट का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग पिछले साल से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, वो अभी से जा रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ है, जैसे कि शिफ्ट असिस्टेंट मैनेजर जो है उनका क्या ड्यूटी रहेगा, उनको ओवरऑल हर एक काम को देखना है कि कौन सा काम कब होना है, कौन से गाड़ी को कहाँ खड़ा करना है, किस काम का कौन से काम करने के लिए कौन सा टूल्स का ज़रूरत है, किस आदमी को कहाँ डिप्लॉय करना है, ये सारा काम सिर्फ इंचार्ज को देखना होगा। और अच्छे तरीके से आपस में बात करके, जो ऑडियो है बात करने के लिए टेलीफोन है, इससे कनेक्शन बना के रखना है एक दूसरे से। और हर एक काम जितना भी गाड़ी का हो रहा है या कोई PRS का मूवमेंट हो रहा है या कोई इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो हर एक जगह एक एक सुपरवाइजर एटलीस्ट रिपोर्ट करना है। और कोई भी काम के लिए जो सेफ पोजीशन आइडेंटिफाई करना है और वहीं पे रह के खड़ा करना है। और शिफ्ट के शुरुआत में एक सेफ्टी टॉक जरूर होना चाहिए, जो हम पिछले शिफ्ट में कोई गलती किए हैं या कोई पिछला शिफ्ट वाला कुछ गलती करके वैसा कुछ रिपोर्ट मिला है या कोई नियर मिस हुआ है या कुछ बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उसका एक बार चर्चा जरूर होना चाहिए शिफ्ट के शुरुआत में। या हम जो काम करने जा रहे हैं उस काम के दौरान क्या गलतियां हो सकती है, उस गलती का क्या रिजल्ट हो सकता है, उस चीज़ को जरूर एक बार चर्चा कर लेना है। सभी लोग को SOP फॉलो करना है, चाहे वो किसी भी काम का हो, SOP फॉलो करना है। कोड ऑफ प्रैक्टिस में विड्रॉवल हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, इंस्टॉलेशन और कोई दूसरा अगर जनरल है तो उसका अपना अपना जो तरीका है उस तरीके से उसे यूज़ करना है। विड्रॉवल में जो अप्रूव प्रोसीजर है, विड्रॉवल या चाहे कोई भी काम है जो SOP है उसके तहत ही हम लोग को काम करना है। किसी भी सामान को हम लोग जो खींच के करते हैं तो वो जीप टू राइड ही लेते हैं, और जब भी PRS निकालते हैं तो उस PRS की जगह एक कॉक खड़ा करते हैं। तो ये कॉक खड़ा करने वाला काम थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि वो एक अनसपोर्टेड और थोड़ा सा फ्रैक्चर रूप के अंदर होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। PRS को खींचने के लिए XT बोल्ट और प्रॉपर चेन का यूज़ करना है। और इसमें एक ऐसा प्रिकॉशंस है कि कभी कभी क्या होता है कि बोल्ट टूट के फ्लाई कर जाता है, तो वो किसी को हिट कर सकता है, तो उसमें कुछ अरेंजमेंट करना, जैसे बोरा बांध देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बोरा बांध दिया अगर कुछ टूटा तो फ्लाइंग को अरेस्ट करता है। PRS निकालेंगे और कॉल लगाएंगे, और अगर कुछ एडिशनल सपोर्ट का रिक्वायर होता है तो उसको भी इंश्योर करेंगे। PRS खींचने के लिए चेन, FT बोल्ट, विंच रोप should be properly attached with the rope कैपर। रोप कैपर को अच्छे से उसको बांधना है उसमें। और क्लीनिंग पे तो ध्यान देना ही देना है, नहीं तो क्लीनिंग नहीं रहने तो वो अननेसेसरी फ्रिक्शन के कारण वो एक्स्ट्रा लोड जनरेट करता है।
जब भी PRS को लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं तो एक GMT को में तो हम लोग बफर लगाते हैं, लेकिन बफर के भरोसे नहीं रहना है, उसमें एक चेन और बोल्ट अच्छे तरीके से मान लेना है। क्योंकि बफर में कभी कभी क्या होता है कि जब एंडलेस हम लोग चालू करते हैं तो बफर उस रस्ते पे रहता है तो बफर हिल जाता है। तो बफर पे कम्प्लीटली हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, चेन पे रिलाई करना है। रोप अगर कॉलेज अगर यूज में है या यूज में है तो उसके रस्ते में कोई एडजस्टमेंट या कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ, जब बंद हो जाए तो कुछ करना है। स्टॉप ब्लॉक का यूज़ करना है और पुली जो हम लोग कार्बेचर से पुली यूज़ करते हैं, तो जब भी उसको वहाँ से कार्बेचर से गाड़ी पास कर रहे, ऊपर उठा रहे या नीचे कर रहे, तो उसको रास्ता को पहले फंसा देना है या फिर उठाने से पहले फंसा है या जाने के बाद उसको फंसाते हुए चलना है, ताकि वो प्रॉपर अपना कार्बेचर के साथ चले। और गाड़ी उठाते समय ड्रैग जिसको हम लोग पहलवान बोलते हैं, उसका भी यूज़ करना है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है और उसका प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कभी कभी देखा गया है कि जो घंटी मारने के लिए हम लोग आदमी रिपोर्ट करते हैं, तो वो क्या करता है कि घंटी लगा दिया, गाड़ी ऊपर उठ रहा है, अब वो दौड़ के जा रहा है दूसरा सिग्नल को पकड़ने के लिए। तो उससे बढ़िया है कि दो आदमी को घंटी पे लगाए, एक आदमी सिग्नल दिया, दूसरा आदमी सिग्नल को पास खड़ा है, अब वो नेक्स्ट सिग्नल अरेंजमेंट के पास जा रहा है, तब तक ये हैंडल कर रहा है सिग्नल अरेंजमेंट। ये कम से कम दो आदमी को घंटी के पास घंटी पॉइंट पर रखना है। और बहुत से टाइम हम लोग बत्ती का यूज़ करते हैं कि बत्ती से सिग्नल दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि कभी कभी हम लोग सिग्नल नहीं भी देते हैं तो बत्ती इस तरीके से हिल जाता है कि सामने वाले को लगता है कि नहीं यार वो तो नीचे से सिग्नल दे रहा है या वो पहले सिग्नल दे रहा है, तो इसलिए गैप लैंप का यूज़ नहीं करना है। कॉलेज के ट्रांसपोर्टेशन में जो कोड ऑफ सिग्नल है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है और अपना कोई सिग्नल नहीं बना देना है कि हम ऐसा करते कहीं और ऐसा कर रहे थे तो यहाँ भी हॉलेज ऑपरेटर को समझा रहे हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे। यहाँ जो अप्रूव उसी को यूज़ करना है। उसके साथ ऑडियो मैसेंजर रहेगा, अगर कोई आदमी को भी भेज सकते हैं एज ए मैसेंजर खबर देना है तो। जहाँ डीप राइड है या लेवल में सेंटर बनाया गया है, जो भी आदमी उसमें आना जाना करेगा वो सेंटर ले सकता है। इधर हम लोग तो दो रास्ता बना के रखे हैं, एक मैन के ट्रैवलिंग के लिए और दूसरा हॉलिंग के लिए। तो सब लोग अपना अपना सेंटर में जाए, ऐसा नहीं कि जिसको ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करना है तो वो हॉलिंग का रास्ता जाके यूज़ कर रहे हैं। मटेरियल को अच्छे तरीके से चेन से नट बोल्ट टाइट करके फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन का चालू करना है। कोई भी काम को जो अप्रूव प्रोसीजर है उसी तरीके से करना है और किसी मटेरियल को अगर हैंड करना है तो उसको सिक्योर कर पहले करना है, उसके बाद ही उसके नीचे कोई जाएगा। और वो नीचे जाने का बताएं कि अगर कोई मटेरियल हैंग है पहले चेन से करना है और फिर नीचे सीधी उसको पैक करना है, फिर उसके नीचे काम करना है। और पर्सन को एक निश्चित दूरी बना के खड़ा रहना है ताकि अगर चेन टूटता भी है तो उस तक वो ना पहुँच पाए, क्योंकि वो बन जाए। अब जो ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले जो ओवरऑल सुपरवाइजर का है कि उनके सुपरविजन में ही काम होना है। ऐसा नहीं कि कहीं और काम हो रहा है हम लोग कहीं और बैठ के गप सलाह दे रहे हैं। ऑपरेशन के शुरू होने से पहले अगर कहीं पे रूफ या साइड का कंडीशन गड़बड़ है तो उसका ड्रेसिंग कर लेना है इसी तरीके से, और एक बार कंफर्म हो लेना है फेस से, तभी पर्सन को अलाउ करना है वर्क के लिए। अगर कहीं अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट का ज़रूरत है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट डाल देना है। उसके बाद है शिफ्ट मैनेजर का, जो शिफ्ट असिस्टेंट मैनेजर है या शिफ्ट इंचार्ज है, तो इनको चार्ज लेना है पूरे सैलरी प्रोसेस का उस शिफ्ट में। तो जो भी मैन
का रिक्वायरमेंट है उसे उनको प्रोवाइड करना है। अच्छे तरीके से रूफ और साइड वेंटिलेशन और जिस साइड पे आदमी को काम करना है उसका इंस्पेक्शन करना है। और ये तीसरा है अगर जो भी पर्सन काम कर रहे हैं उनके लिए ये दिशा निर्देश है। और ऑपरेटर को सबसे पहले जिस गाड़ी को वो उठाना है उस पर क्या लोड है, उसका क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए उनको। जब नीचे ऑडियो से कोई बोले कि हाँ गाड़ी उठाना है तो उनको एक बार अवश्य पूछना है कि कौन सा गाड़ी उठ रहा है। ERS का गाड़ी उठ रहा है या कोई जंगल सामान का गाड़ी उठ रहा है या कुछ आर्म उठ रहा है, ड्रम उठ रहा है, कौन से गाड़ी में उठ रहा है। GMT है तो उसका 7.5 मीटर का लंबाई होता है। नॉर्मल जो हम लोग का गाड़ी है वो 3 मीटर का होता है। फ्लैग ट्रॉली है, आर्म ट्रॉली है, टब है, माइन कार है। तो उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं बेसिकली। और वहाँ जो आदमी ट्रॉली के साथ है उनको ये जरूर ध्यान रखना है कि ट्रॉली का कंडीशन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि चक्का का बियरिंग टूटा हुआ है, गाड़ी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार डिलेज हो रहा है, उसको उठा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे कि चक्का का बियरिंग टूटा हुआ है। जहाँ पे बांध रहे हैं वो क्लैंप सही है कि नहीं है। एक आदमी को इसको इंश्योर करना है। जब ये चीज़ इंश्योर हो जाए कि गाड़ी एक वेल मेंटेन कंडीशन में, फिर सिग्नल दे करके उसको आगे का काम चालू करना है। लोडिंग पॉइंट पे एक्स्ट्रा सपोर्ट रहना चाहिए ताकि ये जो भी चेन पुली बांधना हो या कोई हाइड्रोलिक सिलेंडर बांधना हो तो उसमें अच्छे तरीके से बांध दें। अगर कुछ लिफ्टिंग के लिए वायर रोप या लिफ्टिंग चेन यूज कर रहे हैं तो उसका स्ट्रैंड या उसका चेन है, वो चेन का जो यूनिट है वो सब टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, रस्ट लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। जो वेल कंडीशन है, जो नया चेन है उसको यूज़ करना है। कोई भी पुराना चीज़ को नहीं यूज़ करना है। जब भी कोई लिफ्ट सामान को करना है तो उसके आसपास में एक निश्चित दूरी बना के रखना है। जैसे कि कभी कभी हम लोग चेन पुली चलाते हैं, कुछ लोग को देखते हैं कि वो सर के ऊपर चेन पुली है और चेन पुली के नीचे ही खड़े हो रहे हैं। अगर वो 2 कदम पीछे होकर भी चलाए तो वो अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इससे ये मैंने होता है कि अगर चेन पुली का टूटता है, अगर वो गिरेगा तो उसके सर पे एटलीस्ट नहीं गिरेगा, उसके शरीर पे नहीं गिरेगा, उसके सामने गिरेगा। और कोई सामान को अगर राइट की ओर खींच रहे हैं तो फिर डीप के तरफ नहीं रहना है, क्योंकि फिर अगर वो फिर कुछ टूटता है और वो नीचे की ओर सरकेगा तो डीप साइड में रहिए, राइट साइड रहिए, 1-2 मीटर दूर खड़े होकर रहिए। जिनको देखना है अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग करें। ऑपरेटर को भी ध्यान रखना है कि वो सेफ प्लेस पे ही चलाए। और सुपरवाइजर को तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पे उसको बांधा गया है उस पॉइंट को रेगुलर वॉच करना है, तो उसमें क्या डिफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। क्योंकि बाकी सब लोग तो अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सुपरवाइजर को वो देखना है। विंच और हॉलेज ऑपरेटर के लिए ये दिशा निर्देश है कि ऑपरेशन चालू होने से पहले वहाँ का सपोर्ट का कंडीशन कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि कांची में कुछ लूज मटेरियल है या रूफ का कंडीशन ख़राब है, कोई नया क्रैक जनरेट हो रहा है, तो उसको ऑपरेशन से पहले या काम का पोजीशन बनाने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान देना है। अगर कुछ इस तरीके का दिक्कत आ रहा है कि नहीं रूफ का कंडीशन ख़राब है या साइड में कुछ लूज कोयला टंगा हुआ है जो कि गिर सकता है, तो अपने सुपरवाइजर को वो पहले खबर दे कि नहीं ऐसा ऐसा दिक्कत है, पहले आप इसको ठीक कीजिए, फिर हम इसका ऑपरेशन चालू करेंगे। ऑपरेटर को वर्क साइट का कंडीशन या हॉलेज में किस तरीके से स्पीड चेंज होता है, कितने स्पीड का हॉलेज ऑपरेटर होता है, कितना गियर है, जो भी उसका है वो सारा नॉलेज उनको होना चाहिए। अगर उनके पास किसी भी चीज़ का नहीं नॉलेज है या कम नॉलेज है तो वो अपने शिफ्ट के इंजीनियर या कोई सुपरवाइजर या शिफ्ट इंचार्ज जो भी है जिनके पास उनका जानकारी है तो उनसे वो बातचीत करके वो जानकारी ले लें। इसको SOP में इसको
ऐड करना चाहिए था जो नहीं किए। कॉलेज ऑपरेटर वाला पे संशोधन किया जाएगा। कॉलेज ऑपरेटर वाला नहीं। हाँ, इसी को इस पॉइंट को इसमें ऐड करना था। ख्याल रखना है कि मशीन को ऑपरेशन में लगा के कहीं दाएं बाएं किसी और काम में व्यस्त नहीं हो जाना है, उस चीज़ को छोड़ के मल मूत्र त्याग करने नहीं जाना है। उनको अपना साइड छोड़ना है तो पहले आप मशीन को बंद कर ले, या कोई लोड उठ रहा है तो लोड को जहाँ लगना है वहाँ खड़ा कर ले, मशीन को बंद करे, उसके बाद ही वो कहीं जाए। अगला दिशा निर्देश है इलेक्ट्रीशियन के लिए। इलेक्ट्रीशियन को स्ट्रिक्ट या इलेक्ट्रिकल हेल्पर हो गया तो उनको सबसे पहले जो पावर काटने का कंडीशन है, तो बिना पावर कट किए हुए कोई ऑपरेशन उनको नहीं चालू करना है। सबसे पहले पावर कट करना है, फिर चेक करना है और उसको डिस्चार्ज करना है जो पावर एनर्जी को। अर्थ वायरिंग का भी ध्यान रखना है और जो पावर ऑफ जो टैग आउट का जो टैग है उसको लगा देना है। स्विचेज जो लोग साइड में रखते हैं तो उसको अच्छे तरीके से उसका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ रहना चाहिए, उसी को उसमें रखना है। केबल को अच्छे से हैंग कर देना है और जो रिमोट का पोजीशन है वो सपोर्टेड एरिया और जहाँ से ऑपरेटर को अपना मशीन का ऑपरेशन करना है वो उसको दिख सके उस जगह पे। जो भी इलेक्ट्रिकल जो पॉइंट के लिए दिशा निर्देश है कि जीएमटी अच्छे तरीके से बंधा हुआ होना चाहिए लोड के साथ, और उनका ब्रेकिंग सिस्टम देखना है, रोप क्लिप सीलिंग, रोप अटैचमेंट, जो भी उसमें कैपल वगैरह लगाते हैं, कैपल के साथ जो लिंक लगाते हैं, लिंक के नीचे पिन लगाते हैं, वो सब सही तरीके से रहना चाहिए और सही तरीके से उसमें लगा हुआ होना चाहिए। और गाड़ी उठाते समय जो भी वहाँ स्टॉप ब्लॉक है उसको लगाते हुए जाना है। रन अवे स्विचेज है उसका यूज करना है और जो भी रिक्वायर्ड है और उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ होना चाहिए तो वो अपने सुपरवाइजर, शिफ्ट इंचार्ज, शिफ्ट इंजीनियर से कम्युनिकेट करके उस चीज़ को इंश्योर कर लेंगे। सिग्नलिंग अरेंजमेंट का चेक करना है गाड़ी उठाने से पहले। किसी भी व्यक्ति को जो जीएमटी मूव कर रहा है उस चलते हुए जीएमटी में बैठ के कहीं चलना नहीं है, तो बैठना नहीं है। जो भी आदमी है वो जीएमटी का आगे फिर चलेगा। जीएमटी में हम लोग का एसओपी में रहेगा कि जीएमटी लोड हो गया तो जीएमटी के मतलब बैठने का तो बात छोड़ दीजिए, कोई पीछे पीछे जाएगा पीछे भी नहीं जाएगा। और इस बार तो जैसे हम लोग का ए ट्राइज में ट्रांसपोर्ट का काम है, तो ए ट्राइज में हम लोग अगर एक बार लोड करके हम लोग हाबिस कर दिए तो आदमी हाबिस कर दिया गाड़ी और ऑडियो तो रहेगा ही, तो बाकी आदमी जो है उसके साथ में 7th राइज से भी जाकर के उठ के फिर उधर से घूम के जा सकता है। गाड़ी के पीछे पीछे जाने का जरूरत जो फिर जो ट्रैफिक रूट है उसको यूज करके जब जीएमटी अगर गिरा हुआ है तो जीएमटी उठाने के लिए गाड़ी बीच में गिर जाएगा। हाँ, गाड़ी अगर बीच में दूसरा रास्ता है उससे जाएगा, ऊपर गया और उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो जो आदमी आगे जीएमटी से चल रहा है उसको पता चलेगा, वो ऑडियो से फिर बुलाएगा उसको। जीएमटी उठाने के लिए जो मैकेनिकल व्हील्स या हाइड्रोलिक जैक्स का अगर या फिर चैन पुली का अगर यूज करते हैं तो उसमें बेस के नीचे कुछ स्लीपर लगाना है उठाने के दौरान। चलिए वो एरिया में तो